कभी उससे कनेक्ट करने की कोशिश ना करो। मोहिनी ने जैसे ही यह बोला, अचानक ही राधिका के कान से खून बहने लगा। ऐसा लगा जैसे फोन आग की तरह तप रहा हो। राधिका के हाथ से फोन गिर गया। ये फोन किसने उठाया था? ये मोहिनी कौन है? मेरे कानों से ये खून क्यों आ रहा है? वहीं विशाल दूसरी तरफ पागल सा हो गया था। उसके पास खूब पैसा था, लेकिन मोहिनी उसे एक पल के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। विशाल मोहिनी के पैरों में गिर गया और बोला, मोहिनी, मुझे यहाँ से जाने दो। जो तुमने मुझे दिया है वो सब वापस ले लो। मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। तुम अब कहीं नहीं जा सकते, और जो भी तुम्हें मुझसे दूर करेगा वो इस दुनिया से दूर हो जाएगा। मोहिनी और विशाल ऐसे ही बातें कर रहे थे। वहीं खिड़की के पास खड़ा हुआ होटल का स्टाफ, जिसे विशाल के कलीग्स ने भेजा था, वो ये सब कुछ देख लेता है। राजू को मोहिनी ने देख लिया। राजू का शरीर अकड़ गया और उसे लकवा मार गया। दूसरी तरफ राधिका विशाल से मिलने के लिए आ रही थी। तभी गाड़ी चलाते हुए उसने कहा, अब मैं अपने विशाल को वापस लेकर ही आऊंगी। ऐसी मनहूस जगह में मैं उसे कभी भी काम नहीं करने दूंगी जहां पर उस पर किसी और ने अपना कब्जा कर लिया हो। वो बस मेरा है। राधिका ये बोलकर कार ड्राइव करते हुए विशाल की तरफ आ रही थी कि तभी अचानक मोहिनी उसे अपने सामने खड़ी हुई नजर आती है। राधिका गाड़ी का बैलेंस खो देती है और गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। तभी मोहिनी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और गाड़ी का शीशा तोड़कर राधिका का गला दबाने लगती है। विशाल बस मेरा है राधिका, तुम्हारा नहीं। मैंने तुम्हें कहा था कि उससे दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने उसे मुझसे दूर ले जाने की कोशिश की है। इसकी सजा तो अब तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। मोहिनी ये बोलकर राधिका का गला दबाने लगती है। राधिका तड़पते हुए वहीं अपनी आखिरी सांस त्याग देती है। वहीं दूसरी तरफ विशाल अपने घर में बैठा हुआ था। वो बहुत परेशान था। तभी उसे घर के हर एक कोने में मोहिनी नजर आने लगती है। आखिर क्यों मैं इस मोहिनी के चक्रव्यूह में पड़ गया? मैं पागल हो जाऊंगा। मोहिनी वापस घर के अंदर आ जाती है। दोपहर के समय वो मूर्ति बन जाया करती और रात के समय विशाल के साथ समय बिताया करती। एक दिन जब विशाल उसे मूर्ति के रूप में देखता है तो खुद से कहता है, यही वक्त है यहाँ से भाग जाने का। इसने मुझे इस घर में कैद किया हुआ है और सब लोगों को बोला है कि मैं यहाँ से चला गया। मेरी बीवी मुझे यहाँ से अपने साथ लेकर चली गई, जबकि मैं तो यही हूँ। विशाल ये बोलकर बाहर निकलने लगता है कि तभी मोहिनी मूर्ति से बाहर आ जाती है और अपनी लंबी सी चोटियों से विशाल के गले को चारों तरफ से लपेट लेती है। विशाल का दम घुटने लगता है और मोहिनी डरावने रूप में हंसती है। तुम मुझे छोड़कर जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगी? पहले तो तुम मुझे खुद पुकार कर अपने घर में लेकर आए, और अब तुम मुझे छोड़कर जाओगे? किसके पास जाओगे? तुम्हारी बीवी तो अब जिंदा नहीं बची। माँ बाप को दिल का दौरा पड़ गया। नौकरी तुम्हारी जा चुकी है। अब बस तुम और मैं हैं यहाँ पर। इस कॉटेज में कभी कोई रहने नहीं आएगा, और तुम और मैं हमेशा यहीं साथ में रहेंगे। मोहिनी ये बोलकर जोर जोर से हंसते हुए अपनी बालों की लटों से विशाल को घर के अंदर खींच लेती है। विशाल की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे। काश मैंने ये गलती ना की होती। काश मैं तुम्हारी मूर्ति को लेकर ही नहीं आया होता। विशाल रोता है, लेकिन अब कुछ भी बदलने वाला नहीं था और ऐसे ही उसे पागल की तरह इस कॉटेज के अंदर मोहिनी की मूर्ति के साथ रहना पड़ता है। कुछ सालों के बाद कॉटेज से गंदी बदबू आ रही थी।
कॉटेज को खोला जाता है तो वहां से विशाल का शव मिलता है और साथ ही मोहिनी की धूल लगी हुई मूर्ति। फॉरेंसिक जांच वालों में आया हुआ एक ऑफिसर राजीव उस मूर्ति को देखता है। ये मूर्ति कितनी सुंदर है। अगर मैं इसे अपने घर में लगाऊंगा तो मेरा घर बहुत ही क्लासी लगेगा। वैसे भी सब लोगों का ध्यान सिर्फ इस विशाल की लाश पर होगा। क्यों ना इस मूर्ति को मैं अपने साथ ले जाऊं। मोहिनी की मूर्ति राजीव को ऐसे देख रही थी जैसे उसे अपना नया शिकार मिल गया हो। राजीव भी उसकी आंखों में खो जाता है और अचानक ही विशाल की तरह ही उसकी आंखों की काली पुतलियां गायब हो जाती हैं और उसकी जगह सफेद दूध जैसी परत आ जाती है। और फिर शुरू होता है मोहिनी का एक और नया और खतरनाक खेल। ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।